बीए पार्ट थर्ड के भारत में अंग्रेजों की भू राजस्व नीति के भाग 2 के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में चर्चा की जाएगी अंग्रेजों की भू राजस्व नीतियों में रैयतवाड़ी और महलवाड़ी बंदोबस्त की। इससे पहले भू राजस्व नीति के भाग 1 में हम लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा स्थापित स्थायी बंदोबस्त इजारेदारी प्रथा की व्याख्या कर चुके हैं और आपको अंग्रेजों ने किस प्रकार से धीरे धीरे भारतीय भू राजस्व नीतियों को और कृषि की पद्धतियों को परिवर्तित किया, इसकी चर्चा उस वीडियो में कर चुके हैं। उसका लिंक आपको मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करने पे अपने आप मिलेगा। तो यदि आपको इससे पूर्व वाला वीडियो देखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और उसमें अंग्रेजी भू राजस्व नीति पार्ट 1 के नाम पे से वो वीडियो आपको प्राप्त होगा। जो दूसरी नीति थी रैयतवाड़ी व्यवस्था, वो भू राजस्व नीति का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था। स्थायी बंदोबस्त के पश्चात ब्रिटिश सरकार ने इस नई पद्धति को अपनाया जिसको रैयतवाड़ी या रयौतवाड़ी व्यवस्था भी कहा जाता है। ये दक्षिण भारत के अधिकांश भागों में ज़्यादा प्रचलित थी और इसको उस समय के जो गवर्नर थे थॉमस मनरो ने 1820 में आरंभ किया था और बॉम्बे में भी एलिफिंस्टन ने इसको लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके पीछे की कहानी ये है कि थॉमस मनरो जब मद्रास सिविल सर्विस के एक अधिकारी थे और कलेक्टर थे, जो कलेक्टर वर्ड है ये भी भू राजस्व व्यवस्था की अंग्रेजी पद्धति से ही उत्पन्न हुआ वर्ड है। कलेक्टर यानी राजस्व एकत्रित करने वाला चीफ ऑफिसर। तो हर जिले की जब अंग्रेजों ने भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था को सुधारने की कोशिश की तो उन्होंने जिले में एक ऐसे अधिकारी की नियुक्ति की जो जिले के सामान्य प्रशासन के साथ साथ राजस्व एकत्रित करने का भी कार्य करेगा। इसी वजह से डीएम एंड कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और कलेक्टर हम आजकल जिला अधिकारी को कहते हैं और यहीं से इस वर्ड की शुरुआत हुई थी। तो थॉमस मुनरो ने काफ़ी अध्ययन किया था मद्रास राज्य का, यहाँ की कृषि का, और उस समय तक कॉर्नवालिस की स्थायी बंदोबस्त प्रथा के दुष्परिणाम सामने आ चुके थे। तो इन्होंने जो व्यवस्था की का लेखा जोखा भेजा उसको उन्होंने रैयतवाड़ी नाम दिया और उन्होंने ये बताया कि किस तरह से दक्षिण भारत के राज्यों में ये प्रथा ज़्यादा कामयाब रहेगी। ये सर थॉमस मनरो थे, ब्रिटिश अधिकारी। भू राजस्व की इस व्यवस्था में सरकार ने रैयत अर्थात किसानों से सीधा बंदोबस्त किया। जिस प्रकार से स्थायी बंदोबस्त में जमींदार बीच में रहते थे और जमींदार जो होते थे उनको ये अधिकार दिया गया था कि वो एक निर्धारित राशि जो थी वो जमा करा दे। 20 वर्ष तक की वो राशि निर्धारित हो जाती थी, हर साल का वो लगान जमा करा दे और उसके बाद वो किसानों से लगान एकत्रित करें। इस तरह की कोई भी चीज़ रैयतवाड़ी व्यवस्था में नहीं थी। रैयत जो यानी किसान थे उनको भूमि का मालिकाना हक दिया गया, कब्जेदारी दी गई और वो सीधे व्यक्तिगत रूप से स्वयं लगान अदा करने के लिए उत्तरदायी थे। ये काफ़ी हद तक जो पुरानी मध्यकालीन प्रचलित पद्धतियाँ थी उससे मिलता जुलता था, क्योंकि दक्षिण भारत में बड़े बड़े खेत होते थे, बड़े बड़े लैंड ओनर्स होते थे, भूस्वामी होते थे, इसलिए व्यवस्था उन जगहों पर ज़्यादा उचित थी और कामयाब थी। इस व्यवस्था में किसानों ने भू स्वामित्व की स्थापना की थी और जमींदार के स्थान पर किसानों को भूमि का स्वामी बना दिया गया था और रैयतों के साथ अलग अलग समझौता कर लिया गया और भू राजस्व का निर्धारण वास्तविक उपज की मात्रा पे ना करके क्षेत्रफल के आधार पर किया जाता था। भूमि के राजस्व के कई व्यवस्थाएं थी। एक में उपज जो होने वाली थी, कितनी आकलन करके कि इस भूमि में कितनी उपज होगी उसके आधार पर कर का निर्धारण किया जाता था। लेकिन रैयतवाड़ी प्रथा में ये निर्धारण भूमि के क्षेत्रफल के आधार पर किया जाता था। इस व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? इस व्यवस्था का उद्देश्य बिचौलियों यानी जमींदारों के एक वर्ग को समाप्त करना था। जैसा स्थायी बंदोबस्त वाले वीडियो में जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से भारत में स्थायी बंदोबस्त के कारण एक नए वर्ग का उदय हुआ जो अंग्रेजों का के प्रति काफी निष्ठावान और स्वामी भक्त था और इस जमींदार वर्ग के होने के कई दुष्परिणाम कालांतर में प्रकारांतर में सामने आए। तो इस व्यवस्था को समाप्त करना भी इसका उद्देश्य था। जिस प्रकार से स्थायी बंदोबस्त में एक निश्चित राशि से अधिक वसूल की गई रकम
या जमींदारों द्वारा हड़प ली जाती थी। यानी जो लगान उन्होंने देना तय किया है अंग्रेजों को, उसको देने के बाद वो मनमाना लगान किसानों से वसूलते थे, और जो अधिक लगान वसूला जाता था वो खुद रख लेते थे। तो इससे उनकी आय में अनुपात की से अधिक वृद्धि हो गई थी, और इस व्यवस्था को खत्म करने के लिए ये रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी, ताकि बिचौलियों द्वारा राशि का को हड़पा नहीं जा सके, और स्थायी बंदोबस्त के जो दोष हैं उनको दूर किया जा सके। इस व्यवस्था के अंतर्गत 51% लगभग भूमि आई थी, और कंपनी के अधिकारी इस व्यवस्था को लागू करने के पक्ष में थे, क्योंकि उनका मानना था कि दक्षिण पश्चिम में भारत में इतने बड़े जमींदार नहीं हैं कि उनसे स्थायी बंदोबस्त किया जाए, इसलिए इन क्षेत्रों में यही व्यवस्था सबसे अधिक उपयुक्त है। लेकिन इस व्यवस्था के होने के बावजूद भी इसकी कई हानियां सामने आई। पहले इस व्यवस्था के पक्ष में ये तर्क दिया जाता था कि ये व्यवस्था भारतीय किसानों और उनकी खेती के तरीकों के अनुरूप है, लेकिन जब इस व्यवस्था को लागू किया गया तो परिणाम इससे बिल्कुल विपरीत था। व्यवहारिक रूप से ये जमींदारी प्रथा की तरह ही हानिकारक रही। इसने ग्रामीण समाज में सामूहिक स्वामित्व की अवधारणा को समाप्त कर दिया, और जमींदारों का स्थान अब स्वयं ब्रिटिश सरकार ने ले लिया। यानी जो अत्याचार पहले जमींदार करते थे, वो लगान वसूलने में सख्ती और जो अधिकार का प्रयोग जो था वो ब्रिटिश अधिकारी करने लग गए, तो कोई जनता पे कोई खास फर्क नहीं आया। सरकार ने अधिक अधिक राजस्व वसूलने के लिए मनमाने ढंग से भू राजस्व का निर्धारण किया। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होती थी कि जब जमींदार या कोई अधिकारी इसमें बीच में होता था, तो उनको थोड़ी बहुत नियमों की और कानूनों की जानकारी होती थी। वो अंग्रेज अधिकारियों के साथ बार्गेनिंग करके लगान के निर्धारण में अपना हक रखते थे। लेकिन किसान के साथ जब डायरेक्ट डीलिंग होने लग गई, तो उनको मनमाने तरीके से समझा दिया जाता था कि तुम्हारा लगान इतना बैठेगा, और किसान के पास कोई तरीका नहीं होता था, क्योंकि ब्रिटिश अधिकारी अपनी शक्ति, अधिकार, अंग्रेजी जानना और गणित का उपयोग करके मनमाने तरीके से लगान का निर्धारण करते थे, और अंत में जो किसान था उसके ऊपर काफ़ी बोझ इस व्यवस्था में आता था। और साथ में क्योंकि सबका इंडिविजुअल यानी अलग अलग सबका अधिकार होता था लगान देने का, तो एक सामूहिक स्वामित्व की भावना जो थी वो दिखाई नहीं देती थी। जैसे मैं आपको ये मैं आपको नेक्स्ट उदाहरण में समझाऊंगी। तो किसान जो थे वो बलपूर्वक खेत जोतने को बाध्य किए जाते थे। इसका दोष ये भी था कि इसके तहत किसान का भूमि पर तब तक ही स्वामित्व रहता था जब तक वह लगान की राशि निश्चित समय के भीतर कर देता था। यदि उसने ऐसा नहीं किया तो उसको बिना किसी कारण के भूमि से बेदखल कर दिया जाता था। यदि कोई प्राकृतिक विपदा आ गई या कोई कठिनाई आ गई और किसान लगान नहीं अदा कर पाता था, तो उसको अपनी भूमि से हाथ धोना पड़ता था। और जो अंग्रेजी कर्मचारी थे या अंग्रेजों द्वारा नियुक्त कर्मचारी थे, उनके दुर्व्यवहार का सामना भी किसानों को करना पड़ता था। तो ये जो दोष थे, इन्होंने रैयतवाड़ी व्यवस्था को एक अलोकप्रिय प्रथा के रूप में प्रदर्शित किया। अब इसके जो प्रभाव पड़े वो क्या थे? भू राजस्व नीति का जो निर्धारण था वो भूमि उत्पादकता पर ना निर्धारित करके भूमि पर किया गया, यानी कितना बड़ा क्षेत्रफल है। तो जब भूमि का निर्धारण किया जाता है तो उसमें ये देखा जाता है कि इसमें उपज कितनी होती है, पिछले 3 सालों में इस भूमि ने कितनी यील्ड की है, कितना उसमें उपज हुई है। लेकिन कई बार कई ज़मीनें ऐसी होती हैं जो दिखने में बहुत बड़ी होती हैं, लेकिन उसमें कुछ ही इलाका जो होता है वहाँ पे ही खेती के योग्य होता है वो। तो किसानों को इस दशा में पूरी भूमि के हिसाब से लगान देना पड़ता था, जबकि खेती जो थी उनकी वो किसी निश्चित भाग में ही होती होगी, तो ये उनके हक में अच्छा नहीं था। इस पद्धति में भू राजस्व की दरें बहुत अधिक रखी गई थी, जिससे किसान के पास लगान देने के बाद कुछ बचता नहीं था, जिससे किसानों को महाजनों से लोन लेना पड़ता था। और महाजन जो थे वो अब जो जमींदार की बजाय महाजनों का जो प्रभाव था, यानी जो लोन देने वाले सूदखोर बनिए जो थे, उनका जो प्रभाव था वो बढ़ने लगा, और किसान उसके अत्याचारों के चंगुल में फंस गया। इसके कारण किसानों के पास इतना भी नहीं बचता था कि वो अपनी उत्पादकता बढ़ाने के लिए निवेश कर सके, यानी कोई बैल खरीद सकें या हल खरीद सकें। तो किसान क्रमशः गरीबी और दरिद्रता के कुचक्र में फंसते चले गए। इस फसल से व्यवस्था से वाणिज्यकरण को प्रोत्साहन तो हुआ, लेकिन किसानों को नहीं हुआ। बड़े बड़े
फार्म्स जो थे काजू के, काली मिर्च के बागान वगैरह अंग्रेज़ों ने डेवलप करने की कोशिश की, लेकिन उसका पूरा लाभ जो था वो अंग्रेज़ों को मिला, किसानों को नहीं मिला। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था स्थायी बंदोबस्त की बजाय थोड़ा बहुत प्रगतिशील कदम था, लेकिन इसका भी उद्देश्य वही था, भारतीय किसानों का शोषण करना। तो इसलिए ये प्रथा भी अपनी अच्छाइयों के होते हुए भी बहुत ज़्यादा प्रभावशाली सिद्ध नहीं है। अब हम बात करते हैं महालवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था की। तो विद्यार्थियों, जो स्थायी बंदोबस्त था वो बंगाल, बिहार और उड़ीसा में लागू किया गया था। रैयतवाड़ी मद्रास और बॉम्बे प्रांत में लागू किया गया था। बाकी के उत्तर भारत में, जिसमें यूपी का प्रांत, मध्य भारत का प्रांत और पंजाब का भाग आता है, उसमें जो व्यवस्था लागू की गई उसके प्रतिपादक लॉर्ड हेस्टिंग्स थे। ये वॉरेन हेस्टिंग्स नहीं है, ये लॉर्ड हेस्टिंग्स हैं, जो 19वीं शताब्दी यानी 1817-15 में भारत में आए थे। और इन्होंने भू राजस्व की वसूली के लिए एक संशोधित रूप लागू किया जिसे महालवाड़ी बंदोबस्त कहते हैं। इस व्यवस्था के अंतर्गत लगभग 30% भूमि आई। इस व्यवस्था में राजस्व का बंदोबस्त एक पूरे गांव या महाल में उस प्रधान के साथ रखा जाता था, जो सामूहिक रूप से पूरे लगान को वसूलते थे गांव के लिए या महाल के लिए। इस शब्द का उत्पत्ति दो शब्दों से हुई है। महाल का अर्थ गांव, मोहल्ला या कस्बा है, और वाड़ी का अर्थ है प्रबंध करना। ये महालवाड़ी व्यवस्था एक गांव को इकाई मानते हुए उसके साथ भू राजस्व व्यवस्था को करती है। इस पद्धति के तहत उस गांव को सामूहिक रूप से अपने प्रधान के माध्यम से सरकार को अपनी उपज का अंश देना पड़ता था। जब भी आप लोगों के को ये भू राजस्व व्यवस्थाएं पढ़ाई जाती हैं, तो आपके मन में एक कन्फ्यूज़न होता है कि महालवाड़ी कौन सी है या रैयतवाड़ी कौन सी है, हम इसको कैसे याद करें। तो महालवाड़ी को याद करने के लिए जब भी आप याद करें, तो मैं आपको सलाह दूंगी कि सबने लगान देखी होगी, जो बहुत ही प्रसिद्ध चलचित्र है लगान। और उस लगान को यदि आप याद रख करेंगे तो उसमें इसी भू राजस्व व्यवस्था की ही बात की गई है, जिसमें एक पूरे गांव के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसमें गांव वालों को एक निश्चित लगान देना पड़ता है। और जब वो उसको कम करने की कोशिश करते हैं तो उनके ऊपर ये कहा जाता है कि यदि वो एक क्रिकेट मैच जीत लेंगे तो उनका लगान आधा हो जाएगा या माफ़ हो जाएगा, और अन्यथा उन्हें दुगना लगान देना पड़ेगा। तो किसने उसमें जो डीलिंग हुई थी वो पूरे गांव के साथ हुई थी, और उसमें गांव का जो मुखिया था उसको ये लाइबिलिटी दी गई थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कि वो इस चीज़ को सुनिश्चित करेगा कि गांव वाले समय पे अपना लगान भर सकें या वो जो भी उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया है उसे पूरा कर सके। तो ये व्यवस्था थी महालवाड़ी, जिसमें एक पूरे गांव को एक इकाई मानकर उसके आधार पर लगान वसूल किया जाता था। और ये नॉर्दर्न इंडिया में, उत्तरी भारत में, यूपी में, मध्य प्रांत में और पंजाब में लागू की गई थी। इसमें पंजाब के विजय के बाद पंजाब में भी लागू किया गया था, और मैकेंजी, रॉबर्ट बर्ड, जेम्स थॉमस सॉन्ग आदि जो अधिकारी थे इस व्यवस्था को लागू करने में प्रमुख उन्होंने भूमिका निभाई थी। इस व्यवस्था में गांव को एक इकाई मान के उसके साथ राज्य द्वारा भू राजस्व प्रबंधन करने का विचार था। इस व्यवस्था में मध्यस्थ वर्ग का अभाव था, और ये व्यवस्था स्थायी न होकर 20 से 30 वर्षों के लिए हुआ करती थी, और फिर इसके करों का निर्धारण होता था। इस पद्धति में भी राजस्व की दर अधिकतम थी, कभी कभी ये उपज का 66% तक हो जाता था। और महालवाड़ी व्यवस्था में कृषि के क्षेत्र में कई सुधार हुए, जैसे सिंचाई योजनाओं की शुरुआत हुई। लेकिन सरकार, क्योंकि उसका उद्देश्य अधिक से अधिक संख्या में राजस्व प्राप्त करना था, इसलिए किसानों के जीवन में इस व्यवस्था से कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा। इस व्यवस्था का सबसे बड़ा दोष ये था कि इसने महाल के मुखिया या प्रधान को बहुत शक्तिशाली बना दिया था, और किसानों को भूमि से बेदखल करने का अधिकार से उनकी शक्ति अधिक बढ़ गई थी। और कभी कभी जो चीज़ जमींदार करते थे वो गांव का मुखिया करने लगा था, तो अक्सर वो मुखिया जो था इस अधिकार का दुरुपयोग कर देता था, और इस व्यवस्था में सरकार और किसानों के बीच में संबंध समाप्त हो गए थे। जैसे जो रैयतवाड़ी थी उसमें किसान और सरकार के बीच के संबंध बने हुए थे, लेकिन महालवाड़ी में वो डायरेक्ट डील नहीं करते थे, वो मुखिया के थ्रू ही सरकार से डील करते थे। तो ये इसका दोष था। ये आप देख सकते हैं, मुखिया जो थे उसकी शक्ति में वृद्धि हो गई थी, वो काफ़ी प्रभावशाली हो गए थे,
और गांव वाले उनकी बात को मानने के लिए बाध्य होते थे। तो इस प्रकार ये 3 पद्धतियों का हमने चर्चा की है 2 वीडियोस में भू राजस्व नीतियों की। पहली थी स्थायी बंदोबस्त, दूसरी महलवाड़ी और तीसरी रैयतवाड़ी। इस प्रकार से जो अंग्रेजों ने भू राजस्व वसूलने की विभिन्न पद्धतियों का अपनाया, अलग अलग क्षेत्र में उनकी विशेषताओं के आधार पर अलग अलग पद्धतियों को लागू किया। उसके पीछे अंग्रेजों का उद्देश्य जो था, अधिक से अधिक संख्या में राजस्व प्राप्त करना था। क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी जिसने इन सब चीज़ों की स्थापना की थी, वो मुख्यतः एक व्यापारिक कंपनी थी। उसके कोई राजनीतिक उद्देश्य से ज़्यादा उद्देश्य, वो कोई जनता का भला नहीं करना चाहती थी। तो वो चाहती थी कि कुछ ऐसे कार्य करे जिससे जनता को अधिक से अधिक संख्या में वो कर देने को वो बाध्य हो सके। और किसानों की भलाई से उनका कोई संबंध नहीं था। धीरे धीरे इसका असर किसानों पर पड़ा और भारतीय कृषि की दशा बहुत शोचनीय हो गई थी, जिसको बाद में फिर बहुत सारे सुधारों के द्वारा सुधारने की कोशिश की गई। और भारत जो एक बहुत ही उपजाऊ और सोने की चिड़िया कहा जाता था, वो धीरे धीरे दरिद्र और कंगाल देश होने लगा। तो इसी के साथ ये वीडियो मैं समाप्त कर रही हूँ। और इसी चैनल को आप अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करेंगे तो अपने सब्जेक्ट से जुड़े और वीडियोस भी आपको इसमें देखने को मिलेंगे। तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में देखिए और शेयर करिए और लाइक करिए। धन्यवाद।